नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शौकीन पतंगबाज में। हेलो, नमस्कार भैया, कैसे हो नमस्ते। आप? बढ़िया भैया, आप बताएँ? तो आज हम गौरव भैया के साथ आज हम बात करेंगे कैसे उनकी ये जर्नी काइट के अंदर स्टार्ट हुई। उससे पहले गौरव भैया क्या किया करते थे, किस प्रोफ़ाइल में वर्क करते थे, तो हम जानेंगे गौरव भैया से। तो भैया आप एक बार बताएँ आपकी पहले प्रोफ़ाइल क्या वर्किंग प्रोफ़ाइल क्या थी आपकी? वर्किंग प्रोफाइल तो एज़ ए मैनेजर था मैं। सीनियर इंजीनियर से जस्ट मैनेजर में कन्वर्ट हुआ ही था। पर मैं यूपी में था तो मेरे को थोड़ा-सा एटमॉस्फेयर ऐसा लगता था कि राजस्थान है और वहाँ पे जैसे ऑड वन आउट वाली सिचुएशन थी, तो फिर मैंने उसे ड्रॉप आउट कर दिया था। क्योंकि मैं ज़्यादातर राजस्थान में ही रहा और जयपुर में रहा, तो मेरे को यहाँ की जो लोकेलिटी थी वो ज़्यादा पसंद थी। तो उस हिसाब से फिर मैं थोड़े टाइम यहाँ पे आया, कुछ रियल एस्टेट का वर्क करा मैंने। पर रियल एस्टेट में भी ऐसा लगा कि चैलेंजिंग पार्ट ये है कि आप जो पैसा आ रहा है, वो आपकी फेस वैल्यू पे आ रहा है। अरे कल को आपने वो चीज़ डिलीवर नहीं करी तो आपकी जो फेस वैल्यू है उस पे आपको कुछ ज़्यादा भुगतना ही पड़ सकता है। क्योंकि रियल एस्टेट में ये था कि जैसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ये बुकिंग अमाउंट होते थे। तो वो जब अमाउंट या चेक देते थे, वो बोलते थे कि हम तो आपको जानते हैं। ओके। पर फिर मैंने देखा कि वहाँ पे जो एक होता है ना कि कोई भी प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले पैसा लिया जाता है। तो वो इनिशियल स्टेज पे पैसा तो आ जाता है, पर अगर बैंक से उसका अप्रूवल नहीं आया, जिस जिस भी बंदे का आया, तो वो एक वो अटकने वाली सिचुएशन थी। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी फिर मैंने अवॉइड करी, क्योंकि मेरे को जो चीज़ पसंद थी वो थी स्मूथनेस होनी चाहिए लाइफ में, हर्डल नहीं रहनी चाहिए, भले ही आप छोटा-मोटा कोई भी काम करो। और दूसरा, पतंग उड़ाने का शौक भी बहुत था, क्योंकि मैं बीकानेर से था, तो हमारे यहाँ आकादीप में महीने 2 महीने तक पतंग उड़ती थी। तो आपका पेरेंटल हाउस और कंप्लीट आप बीकानेर से ही बिलॉन्ग हाँ, करते हैं? मैं बीकानेर से बिलॉन्ग करता ओके, हूँ। मैं 2004 में आ गया था जयपुर में। 2004 में। पर मैंने ये जो काम चालू करा तो मैंने मतलब 4-5 कंपनी में काम किया था। एरिक्सन में किया था, अल्काटेल-लूसेंट में किया था और एयरटेल में काम किया था। तो एयरटेल में तो मैं एज़ ए इंजीनियर था, फिर एज़ ए सुपरवाइज़र और ऑपरेशन इंजीनियर मैं एरिक्सन में था, फिर अल्काटेल-लूसेंट में मैं सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था। तो वहाँ पे जब मेरा प्रमोशन हुआ था तो फिर थोड़ा-सा मैं लखनऊ से आगरा की तरफ आ गया था। ओके। तो थोड़ा सिटी को देखते हुए फिर मेरे को ऐसा लगा कि कमा तो रहे हैं, पर जो मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन है वो नहीं है। मतलब कमाने के बाद कोई शौक पूरा नहीं हो रहा, वहाँ पे किसी को जानते भी नहीं थे। तो थोड़ा-सा ऐसा लगा कि वापस राजस्थान चलते हैं, और फिर मैं जयपुर, जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था, तो वहीं पे आके मैं रुका और 2-3 महीने मैंने देखा कि क्या करना है। फिर रियल एस्टेट में मेरे ब्रदर टाइप ही थे, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया। थोड़ा टाइम काम करा, पर चैलेंजिंग पोजीशन ये थी कि कोई भी बंदा अगर पीछे हट गया, तो जो इसने आपको पैसा दिया, आपको तो उसी को ही रीपे करवाना पड़ेगा। भले ही कंपनी का सेटअप होता है सारा, पर एक लीगलिटीज़ में आप फँस जाओगे कहीं न कहीं। तो वो चीज़ मैंने अवॉइड करके फिर इस चीज़ को मैंने केवल एक चीज़ ये सोची कि जब भी हम मांझा लेने जाते थे, 2013 की बात है। हाँ, तो आपने रियल एस्टेट की जर्नी को बाय कहते हुए आपने इस इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले आपने ये हर्डल्स देखे जो आप अभी एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। हर्डल्स नहीं थी, ये तो लाइफ है, ये चलता रहता है। आज भी जैसे सर्वाइव कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ फेस करनी पड़ती है। आपको इतना इंस्पिरेशन आसान एकदम से जैसे आपका शौक था, उस इंस्पिरेशन को आपने कन्वर्ट किया एज़ ए इंस्पिरेशन ऑनलाइन सेलिंग का था मेरा। ओके, जो ओके। मेरे को एक टारगेट था, ईबे था उस समय। हुँ, हुँ। तो मैंने दिल्ली में कुछ एक लोगों को देखा, एक खास मेरा ब्रदर ही था। तो वो क्या करते थे कि दिल्ली में कुछ एक जो ऑटो पार्ट्स हैं, टू व्हीलर्स के और ये, तो वो ऑटो पार्ट्स, वो कुछ एक मार्केट है वहाँ सस्ता मिलता भी था, अभी भी मिलता ही होगा। तो वो लोग क्या है कि जैसे हार्ले डेविसन हो गया या अपने बुलेट हो गया, तो इनके जो पार्ट्स थे वहाँ पे वो लेके और उसे सेल करते थे। तो ये चीज़ मेरे को एक अच्छी लगी कि जैसे दिल्ली अब हर कोई बंदा नहीं पहुँच सकता। अब पुणे में कोई बंदा है, वो अपनी जॉब को छोड़ के दिल्ली परचेजिंग करने नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली एक हब था। आज शायद थोड़े बहुत हब और खुल गए हैं, मुंबई और अपने जो पुणे में भी है काफ़ी पार्ट्स, जिससे ओपन हो गया अब तो सब कुछ। तो उस समय पता नहीं चलता था कि भाई ये पार्ट कहाँ से सस्ता मिल सकता है। तो वो सेलिंग करके मैंने देखा कि मार्जिन भी अच्छा था, मतलब 20 से अबव ही परसेंट का मार्जिन था। तो मेरे को केवल शौक था, तो मैंने जब रियल एस्टेट का काम नहीं छोड़ा था ना, तो भी मैंने थोड़ा-सा ये ऑनलाइन सोर्स पे चालू करा था। उस ओके। समय अभी तो काफ़ी लोगों को ईबे के बारे में मालूम भी नहीं है। कैलिफ़ोर्निया की कंपनी थी, तो मैं ईबे पे काम करता था। तो उससे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों काम कर लेता था मैं। और वहाँ से फिर मैंने और प्रोडक्ट्स भी सेलिंग करना स्टार्ट करे थे। पर जैसे-जैसे मैंने मार्केट एक्सप्लोर करा, तो ये देखा कि जो आज हम ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, जैसे आप एक किसी भी चरखे को देखिए, पहले इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी।
ये ट्रांसपेरेंसी, मैं ये नहीं कहता कि मैंने इसको लाया हूँ या मैंने ये सब चीज़ें ईजाद करी, जैसे कई लोग होता है ये मेरी तरफ से या ये मैंने चालू करा था, ऐसा नहीं है। पर इस ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए मैंने काम चालू करा था कि भाई अगर मैं 12 रील का चरखा ले रहा हूँ तो ऊपर से नीचे तक 12 है नहीं है वो तो पता चले। आपकी कुछ एक चरखियाँ होती है, जैसे ये चरखियाँ आया करती थी, तब समझदार आदमी ये देखता है कि यार इस चरखी में इतना भी आता है, इतना भी आता है। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं चलती थी कि भाई डेप्थ कितनी है इसके अंदर, और इसके अंदर जैसे है ना स्टोन होता है। तो ये एक वो दुकानदारी वाली चरखी हुआ करती थी। अब इस चरखी में पूरा मांझा आया नहीं है, इसका केवल गारंटी जिसने सूता और जिसने लपेटा वही ले सकता है, ना बेचने वाला ना उड़ाने वाला। उड़ाने वाले को तो इसलिए पता चल जाता है क्योंकि ऊपर कुछ और नीचे कुछ और ऐसा भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें होती रहती थी। पर जब से ट्रांसपेरेंट चरखी या थोड़ा वज़न और थोड़ा सा 6 रील 3 रील मतलब 12 के बाद वो वही कंसेप्ट 6 में लाए, 6 वाला कंसेप्ट भी 3 में लाए कि वो जिसको 2 दिन उड़ाना है अगर वो 3 रील में अच्छा डोर उसे मिल जाएगा तो वो यूज़ कर लेगा। उस कंसेप्ट को लाने के लिए मैंने पूरे अपने जैसे होता है ना कि 24/7 का काम स्टार्ट कर दिया 2013 से। हाँ, उसके बाद आज मुझे अच्छा लगता है कि अब सारे मेकर्स भी फ़ोन उठाते हैं और जो सेल कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है, सब एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ गए हैं। पहले ये होता था आपने मांझा खरीद लिया, अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो कोई बात नहीं, फेस्टिवल के बाद वो ख़त्म हो जाती बात। पर आज हर एक को अच्छी चीज़ मिल रही है। आप ये देखिए, पहले YKC आप बीकानेर चले गए तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि YKC का मांझा खरीद के बेचने में जो एक प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत कम था, या मांझा इतना महंगा था कि दुकानदार ही अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पर 1000 लोग अगर शौक कर रहे हैं तो 2 जने उसे अफोर्ड भी कर सकते थे। तो ऐसे करके जब हमने उस समय ये समझते थे, अब तो काफ़ी सारे नाम के मेकर्स आ गए हैं और उनके मांझे जो हैं वो 2000 से लेकर जहाँ तक आप चाहो मिल जाएंगे, एज़ पर द वर्क और उनकी जो मटेरियल है, कोटिंग्स है, वो सब मिला मिलू के। पर इस जर्नी में सबसे ख़ास बात ये रही कि हमने जिन जिन को सपोर्ट करा आज वो सब हमारे ही साथ हैं। कोई अलग से इधर उधर गए नहीं, या कोई अपन ये बोल सकते हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। अब 2013 से लेकर आज 2023 में बात कर रहे हैं, तो अभी भी मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जो ये बोलेगा कि यार मैंने इनको 1 रुपया दिया था पर इन्होंने मेरे को रिटर्न नहीं करा। तो वो चीज़ शुरू से ही नहीं थी, और वो आज भी हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमें 1 रुपया दे तो हम उसे 90 पैसे का रिटर्न दें या 95 पैसे का रिटर्न दें। वही बात है, चरखी 2000 की है तो उसको जो रिटर्न में चीज़ जा रही है वो 1800-1900 रुपये की होनी चाहिए, ताकि वो उसे इन्जॉय करे। ट्रस्ट आपका तभी बिल्टअप होएगा। और n नंबर ऑफ जो आपको कमेंट्स दिखते हैं उसमें आप देखिएगा कि जो मांझा यूज़ करता है ना, वो 10 चरखियाँ लेता है पर कमेंट करेगा 1 या 2 बार। पर कई लोग क्या होते हैं जो मांझा यूज़ भी नहीं करते, ना मेरा उनसे कोई लिंक है, ना उन्होंने मुझसे कभी कुछ ख़रीदा है, वो लोग फटाफट कमेंट करते रहते हैं। तो वो एक जेलसी की भावना समझ लो, या लोगों को ये होता है ना कि अगर मैंने कहीं दिल्ली माल भेज दिया तो दिल्ली के 2-3 दुकानदार तो परेशान होंगे, या मैंने कहीं पे भी माल भेजा, गुजरात भेज दिया या आपका चेन्नई भेज दिया, तो शॉपकीपर्स परेशान होते ही हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो आज मैं देखता हूँ कि चलो सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी सोच छोटी है। हमारे जयपुर में भी तो आता है, कोलकाता से आता है, लखनऊ से आता है, वहाँ से भी तो डायरेक्ट सेलिंग होती है ना। तो वो चीज़ नहीं सोचने का, आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट होगी तो आपकी डिमांड कहीं पे भी हो जाएगी। और हमने हर जगह जहाँ पे भी पतंग उड़ती है, केवल पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह हमने सप्लाई दी है। काइट्स की सप्लाई में थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक इशू आता था तो इसलिए उसे इतना इंटरेस्ट लेके नहीं करते थे। पर जहाँ पे किसी को ऐसा लगा कि नहीं, वो कह रहा है कि अगर वॉल्यूमेट्रिक आ रहा है तो आप मुझे वॉल्यूमेट्रिक फिगर करके दो कि कितना खर्चा है। क्योंकि हमें पहले ऐसा लगता था कि भाई 5000 की काइट्स है, अब आप उसको वॉल्यूमेट्रिक में अगर भेजोगे कहीं पे भी, जैसे यूएस भेज दिया, सिडनी भेज दिया, तो आपका 8-9 हज़ार भी लग जाता था। तो एक ऐसा लगता था कि भाई प्रोडक्ट तो सस्ता है और जो उसका शिपिंग कॉस्ट है या जो फ्लाइट चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम बोलते थे कि सर अगर आपका कोई बंदा आ जाए तो हम एयरपोर्ट पे दे देंगे, आप वहाँ से कैरी करवा लीजिए। या पाकिस्तान के बंदे को अगर चाहिए होती थी तो हम वाया दुबई उसको भिजवा देते थे। आज भी जैसे नेपाल में दशहरे पे पतंगबाजी होती है, तो अभी हमारे दिल्ली के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल का बंदा पेमेंट करने में अक्षम है। मतलब उसके लिए जो पेमेंट गेटवे है इंडिया की तरफ, वो इतने ईजी नहीं है। और कुछ एक ऐप्स भी हैं तो वो नहीं कर पाते ट्रांजैक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन होगा, बट वो दिल्ली के थ्रू मंगा लेते हैं। तो हमें वो पार्ट इजी लगता है कि चलो आप दिल्ली से मंगा लो, हम दिल्ली तक भिजवा देते हैं। तो उनका कोई आने जाने वाला वो कैरी करके ले जाता है।
सबसे बेस्ट पार्ट जो है आपको पतंग के और मांझे के काम में एक चीज़ है कि जब आपका बंदा खुश होएगा ना, तो फिर आपको किसी और से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने 10 जनों को माल दिया है, उसमें से अगर 8 जने भी खुश हैं ना, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले ही चाहे कोई कितना भी कुछ बोल दे लिख दे, क्योंकि लोगों का काम तो बोलने का ही है। अभी एक मीम्स आते हैं, उसमें था कि हम लोग ये काम सोच के नहीं करते कि भाई 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग केवल अर्थी उठाने के काम में आते हैं आपके, और बाद में जब आप दुनिया से चले जाते हो तो घर वालों को ताना मारते हैं कि भाई सब्जी अच्छी नहीं थी, या पूड़ी गर्म नहीं थी, या नरम नहीं थी। तो वो 4 लोग बस इसी लोग के लिए होते हैं कि वो हमेशा बुराई करेंगे, चाहे आप यहाँ पे रहो चाहे दुनिया में ना रहो। तो उन 4 लोगों को छोड़कर आपके जो मन में इंटरेस्ट वाला काम है ना, आप उस चीज़ को टारगेट कर लो। मेरे को इसमें इंटरेस्ट था, उड़ाने का भी शौक़ था, और दूसरी बात ये था कि आज भी मैं जब मांझा देता हूँ तो कहीं पे मेरे को ये रियलाइज़ नहीं होता कि नहीं यार ये कम अच्छा है, या ये मेरे पास स्टॉक डेड स्टॉक हो रहा है, इसको पहले बेचूँ। वो चीज़ नहीं करता। मेरे को ये होता है कि जैसे जो चीज़ बढ़िया बन के आई उसको इंट्रोड्यूस करना, कोई मेकर है वो अच्छा काम कर रहा है उसको इंट्रोड्यूस करना। और काफ़ी सारे मेकर हैं जो अभी अपने सीजन्स पे अपने यहाँ आते भी हैं, और वो तारीफ़ भी करते हैं कि यार 12 महीने कोई काम करता है तो वो आप ही हमसे। बाकी जैसे उड़ाने वाला शौकीन है, वो चला गया 3 महीने में एक बार 2 चरखी लिया, 4 चरखी लिया, तो उससे कारीगर का भी काम नहीं चल पाता, और उसके लिए बस उसे ये होता है कि अब वो आए हैं तो उनको माल बना के देना है। बाकी जो आपके शॉपकीपर्स हैं जो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास जो माल जाता है वो भी बहुत 21 ही जाएगा, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये से कारीगर का हेरफेर नहीं हो सकता। 2 लाख 3 लाख का जब अमाउंट होता है तब कारीगर को भी लगता है कि यार ये पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि इसने हमें ऑफ सीज़न में भी साथ दिया। अब तो लॉकडाउन के बाद तो ऑफ सीज़न नहीं आ रहे हैं, पर जो ऑफ सीज़न पहले हुआ करते थे, क्योंकि पहले जो उड़ाने वाले थे वो आज से 10-20% या 30% कम थे। लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन से वो थोड़ा सा क्रेज़ बढ़ा, तो वो 10-30% का इंक्रीज़ हुआ। तो उससे क्या होता है कि पहले पतंगे ख़त्म हो गई थी मार्केट से लॉकडाउन में, फिर कमान ठड्डे नहीं मिले, क्योंकि जो बांस है वो इतना तेज़ी से तो उगता नहीं है। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो आई 1-2-3 के धागे पे, कि 1-2-3 का धागा ख़त्म हो गया। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, चाहे पेपर हो, चाहे स्टिक्स हो, चाहे कॉटन हो। पर धीरे धीरे लाइनअप होते होते वो चीज़ें जो 400-430 की थी, आज वो 630 650 या 680 की हो चुकी हैं। तो प्राइस इंक्रीज़ भी इस वजह से हुआ क्योंकि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई शॉर्ट हो गई। तो कुछ चीज़ों को हमें जो है वो इवैल्यूएट करना चाहिए कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसमें टोटल रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, या उससे जो आउटपुट है वो कितना अच्छा मिल रहा है। मैं कभी नहीं कहता कि 1200 की डोर अच्छी है या 5000 की डोर बुरी है, ये तो लड़ाने के ऊपर है। ब्लेड किसी को भी दोगे, जो उस तरह बना लेगा या जो उसे एंगल बना के चला लेगा, शेविंग वही कर सकता है। तो इसमें आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार नहीं मैंने ये मांझा यूज़ करा तो मेरी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। पहले स्किल्स अच्छी करो, फिर आप प्रीमियम कैटेगरी के मांझे लो, फिर आप अनबीटेबल हो जाओगे। ये एक थ्योरी है। कई लोग सोचते हैं मांझा अच्छा होना चाहिए, पर जो उस्ताद हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, वो कहते हैं पतंग अच्छी होनी चाहिए। पर तीसरी बात ये भी है कि पतंग चलाने वाला भी तो होना चाहिए ना। आपने कोलकाता की पतंग अभी छोड़ दी 20+ एयर में, अब वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है, जैसे आप ऊपर से नीचे उतारोगे वो टूट के चली जाएगी 1-2-3 के धागे पे। तो उसको उस हिसाब से नीचे उतारना पड़ता है। अब जैसे बीकानेर आप जाओगे तो बीकानेर की गर्मियों में आपको पतंग, ताज़ी पतंग काम ही नहीं करेगी। जितनी आप ताज़ी पतंग छोड़ोगे वो सारी खींचते वक्त ही टूट जाएंगी, क्योंकि पतंग को लोच चाहिए होता है। तो कुछ एक इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझ के, सोच समझ के आगे बढ़ा जाए। और बाकी ये है कि जो भी आप काम करें उसे तहे दिल से करें। ये तो हमारा तो कंटेंट जो है इसका काइट फ्लाइंग का वो बहुत छोटा सा ही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो फेस्टिवल्स हैं वो जैसे दिवाली है और राखी है, होली है, तो वो उनका जो फेस्टिवल्स का जो टाइम है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उधर जो परसेंटेज वाइज बोले तो 80% पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है। और इधर अगर बात करें तो केवल 20% पॉपुलेशन भी नहीं है जो 12 महीने फेस्टिवल्स को, या फेस्टिवल के दिन भी 20% वो लोग उड़ा रहे होते हैं। कई लोग केवल शॉप के लिए जाते हैं और फिर वापस उतर के आ जाते हैं। तो भैया आप एक ये बताएं कि एंटायर आपकी जर्नी में आपने कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस और एक अच्छा गुड एक्सपीरियंस गेन किया हो तो उसे एक बार शेयर करें हमारे साथ। सर बैड एक्सपीरियंस केवल एक मनी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कभी कोई आपने किसी की हेल्प करी और किसी को आपने मांझा भेजा, तो कई बार लोगों को क्या होता है कि वो पेमेंट जो होता है वो इश्यूज अटकते हैं। पर 1-2 बार अटकने के बाद फिर मैंने इसे लाइटली ले लिया, क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं ना,
तो इसको बैड एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, क्योंकि गलती मेरी थी कि मैंने विश्वास करके उधार दिया। ओके। भाई एक होता है ना कि जैसे आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो उसकी फ़ीस वो शेयर मार्केट थोड़ी लेता है। जब आप शेयर्स में डूबते हो तब आपको पता चलता है कि यार ये स्टेप उठाना चाहिए था और ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। तो 1-2 लाख रुपए का अगर आपका नुकसान हो गया, कई लोग जैसे करोड़पति है तो उनके 10-12 लाख का नुकसान हो जाता है। तो ये तो मनी का मैटर है, वो गिव एंड टेक वाला है। इसको सीरियस नोट पे ना लेके, हो सकता है मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हो। भाई आज जैसे शॉपकीपर जुड़ते हैं, अगर मैं छोटे से अमाउंट के लिए या किसी के 2-3 हज़ार रुपये के लिए, क्योंकि मेरे से कोई नहीं मांगता। गुड एक्सपीरियंस ये है कि जो मेरे अंदर फीलिंग थी, मेरे से कोई बंदा 1 रुपया भी नहीं मांगता। भाई जैसे अपन किसी की बात करें ना कि इसने मेरे से चरखी मंगाई थी, मैंने इससे मंगा ली, हो रही, तो मेरा 1% भी कहीं पे क्रेडिट का नहीं रहता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि लाइफ छोटी सी है, छोटी छोटी चीज़ें, आप किसी के 5,000 10,000 रुपये भी लेके 10 दिन तक नहीं दो, उसे टहलाते रहो तो आपके मन में भी वो चीज़ चलती रहती है। तो मैं ये कभी ना तो चाहता हूँ ना ही करता हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर मेरे पास ये चीज़ है और ये चीज़ 2,000 रुपये की है, तो ये चीज़ है तो इसके 2,000 रुपये नहीं है, मैं इसके बनवाने के पैसे नहीं लेता। क्योंकि जैसे आप इसके एडवांस पैसे ले लोगे ना, तो फिर आपका फ़ोन पे ये नहीं होगा कि यार मेरा माल कब आएगा, कब तैयार होगा, वही बोलेगा भैया कब भेज रहे हो, भैया पैसे तो आपने एडवांस ले लिए। तो इन चीज़ों में फिर आपका दिमाग ज़्यादा ख़राब होता है, तो जो न्यू कस्टमर है उसको भी आप एंटरटेन नहीं कर पाओगे। और गुड एक्सपीरियंस बस मेरा इतना सही है कि मैंने जिसको जो भी चीज़ जिस भी लोकेशन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से दी है ना, आज तक कभी किसी ने शिकायत नहीं करी। और भैया इस पूरे वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक सवाल और रहेगा कि आपने टोटली डिफरेंट स्ट्रीम में अपना कदम रखा, तो अगर कोई भी अपना बिजनेस या कोई भी एक इंस्पिरेशनल व्यू से कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे एक नई अपॉर्चुनिटी में एंटर होना चाहिए हमें? भैया जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो इंटरेस्ट की है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है उस चीज़ को मतलब एंजॉय करने का, क्योंकि काम आज हर कोई कर रहा है, पर जब तक आप उस काम को एंजॉय नहीं करोगे तो आप उसमें 12 घंटे या 14 घंटे नहीं दे पाओगे। आज जैसे मेरे को कोई और काम करवाते हो, जैसे एक पार्ट टाइम मैंने जैसे 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए रियल एस्टेट का काम किया, पर वहाँ पे मुझे वो जो होता है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। पैसा आना जाना नॉट ए बिग डील, क्योंकि पैसा अपनी मर्ज़ी से ही आएगा और अपनी मर्ज़ी से चला भी जाएगा। ना तो आप उसे रोक सकते हो ना उसे संभाल सकते हो। जितना मैंने लोगों के पास देखा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने खूब कमाया, पर 50 साल 60 साल की एज में कुछ ऐसी बीमारियाँ लगी तो वो हॉस्पिटल में ही दान करते करते एकदम नील होके चले गए। और जिन्होंने आप ये देखिए कि खूब सारे बंगले खरीद लिए, फ्लैट्स खरीद लिए, ज़मीन खरीद ली, तो क्या हुआ कि एंड ऑफ द डे उनके साथ थोड़ी गया कुछ, सब यहीं रह गया। कोरोना में बहुत अच्छे मिलीनियर्स बिलीनियर्स सब चले गए ना, बचा नहीं पाए पैसा। तो पहला आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरे को इस चीज़ में जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ वो इस वजह से क्रिएट हुआ क्योंकि मेरे को हर बार आज भी जब मैं कोई चीज़ देता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ रिजल्ट देनी चाहिए, इस चीज़ से इस बंदे को फ़ायदा होना चाहिए। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो, कोई भी आप जॉब करो या कहीं आप पार्ट टाइम में कोई छोटी मोटी चीज़ भी करो, तो आपका इंटरेस्ट जो कीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप डेडिकेटली 1 दिन 2 दिन बिना सोए भी काम कर सकते हो। और ये चीज़ हम संक्रांत में हो जाती है कभी कभी। और ये मतलब जब से शॉप ओपन करी है, ऑनलाइन बिजनेस था तब तो ये था कि चलो ठीक है हो जाएगा, आएगा ऑर्डर कल निकाल देंगे, डिस्पैच हो जाएगा। पर शॉप ओपन करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फुटफॉल बढ़ने लगे, तो जो मेरा ऑनलाइन काम था वो मेरा इफ़ेक्ट होने लगा। और ये भी होता है कि कई बार आप 15-20 दिन से लगातार हार्डवर्क कर रहे हो और प्रॉपर सो नहीं पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े बीमार भी होते हो। कभी गला ख़राब हो गया या कभी आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उस हेल्थ इश्यूज़ में भी अगर आप अपने शॉप पे 8-9 घंटे भी आ रहे हो तो आप ये तब जान सकते हो कि हाँ कीन ऑफ इंटरेस्ट सही है, अब प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए काम करने के लिए। और किसी को भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो पहले उसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए और आपकी क्या डिमांड है। भाई मेरी डिमांड अगर करोड़पति बनने की होती तो मैं इस बिज़नेस को चूज़ नहीं करता। मेरी डिमांड थोड़ी सी कम है, मेरे को एक स्मूथ वे से सर्वाइव करना है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये भी हो जाए वो भी हो जाए, बस मेरे पास उतना ही है या उतना ही मुझे चाहिए जिससे मैं और मेरा परिवार एकदम आराम से फ्लो कर जाए।
तो और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं आप भी ये बिज़नेस करो, इसमें बहुत फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। फ़ायदा तभी है जब आपका इंटरेस्ट है और जब आप दूसरों के लिए सोचोगे। आपको जैसे होता है ना कि पैसों के पीछे भागते हैं तो पैसा नहीं आता, पर हार्डवर्क के पीछे भागते हैं तो सक्सेस अपने आप आती है, और सक्सेस के पीछे पैसा भी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो कही भी हैं लोगों की, वो फैक्ट्स हैं जिनको हमें भी सोच समझ के आगे काम में अपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस एथिक्स, नीयत और नियति साफ़ होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप फिर कुछ भी काम नहीं कर सकते। एक घर की सफाई या झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकते अगर आप में नहीं है तो। आप बस ऊपर से करके चले जाओगे, जैसे आप देखते हो अपने मेट्स जो होती हैं। तो जब तक वो अपना समझ के काम नहीं करोगे ना, तब तक उस चीज़ में आप जो होता है ना कि एक पोजीशन नहीं बना पाओगे कि हाँ यार चलो अब मैं यहाँ पे स्टेबल हो गया और अब सब चीज़ें स्मूथ हैं। और हमारा तो जो काम है वो सारा क्लाइमेट से रिलेटेड है। फरवरी से ऑर्डर लगे हुए हैं, अभी तक ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हुए, चाहे वो खाली चरखी का ही क्यों ना हो। कल भी वो आए हुए थे हमारे जो चरखी बनाने वाले हैं। बारिशें इतनी हो गई, बीकानेर का सीज़न होता है तो वहाँ पे भी बहुत डिमांड होती है। उनसे मेरा कमिटमेंट था कि भाई बीकानेर के सीज़न के बाद आप काम कर लेना। तो जब से वो बीपर जो है वो अपने आए थे, साइक्लोन आया था, तो तब से मौसम खुला ही नहीं है। वो भी ये कहते हैं कि भैया मैं आपको बना दूँ गीली लकड़ी पे तो लकड़ी बैंड खा जाएगी सूखने के बाद, तो फिर आपको कंप्लेंट आएगी। कंप्लेंट आपको किसी की चाहिए नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वही काम में आप आगे बढ़िए, उसी चीज़ के लिए आप बिज़नेस करिए जिसमें आपको फुल नॉलेज हो। नॉलेज नहीं भी हो तो आप उसमें इतने अंदर घुस जाओ कि आप नॉलेज निकाल के ले आओ कि यार मुझे इस मामले में बीट करने के लिए सामने वाले को और ज़्यादा जो है स्टडी करनी पड़ेगी, या उसे इससे इम्प्रूवमेंट के लिए कोई और टेक्निक लानी पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड करने से हम पहले यही कहना चाहेंगे, भैया ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप जॉब या बिज़नेस करें या कोई भी स्ट्रीम चुनें, तो आप एक सबसे पहले एक अपना इंटरेस्ट गेन करें उसमें, और उसको एन्जॉय के साथ में उस पूरे पर्टिकुलर जर्नी को स्टार्ट करें। तो उससे काफ़ी आपको अच्छा बेनिफिट और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी भी जब प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, ग्राउंड में जाते हैं ना, तो कुछ बंदे कोई पेज देख के कहता है अरे यार मज़ा आ गया, अरे कैसे हुआ है, या किसी को हम बताते हैं ना कि यार इस जगह ये काम करते तो अच्छा रहता, तो वो एकदम शौक होके देखते हैं। मतलब सब पता था पर बताया नहीं। अरे बताने का सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम है। अगर मैं बता देता और आप तो अपने उस पर चल रहे थे, आप चेंज करते, वो खींच के ले जाता। तो बताने का जो किस्सा है वो प्रैक्टिकली होएगा। अब कोई सोचता है ना कि भाई मैं ऐसे पे लड़ा रहा हूँ, ऐसे आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो में हम केवल पतंग देखते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस आती है ना, हम पतंग देखते हैं, पतंग से अंदाज़ा लगता है कि बंदा कहाँ खड़ा है। अब आगे पीछे का हेरफेर होता है, ठीक है, या आगे पीछे का हेरफेर है। अब वो नीचे वाला खैसे खैसे बराबर आ गया, तो जो आगे पतंग का जो लड़ने की क्षमता होगी वो अलग हो जाएगी। अब ये चीज़ किसी को नहीं पता चली कि यार ये बराबर है, आगे पीछे हैं, चिपके हुए हैं, चिराव है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल ग्राउंड जाइए आप, वहाँ पे देखिए, या छत पे भी जाइए, तो पतंग को ना काटिए, डोर का अंदाज़ा लगाइए। डोर ही कटती है, पतंग कभी नहीं कटती। तो ये काफ़ी सुंदर मैसेज दिया और भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पे, तो और काफ़ी इस चीज़ अच्छा के सीखने को एक्सपीरियंस मिलेगा। को भी मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, पर दिल और दिमाग शांत रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, पॉजिटिविटी लाइफ में रहनी चाहिए। काम और भी हो सकते हैं, कमाई और भी ज़्यादा कर सकते हैं, पर आज हम इस चीज़ में परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा ही आएगा ना भाई। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ये मात्र कृष्णा के डिब्बे की बात कर लूँ, अगर मैं इसमें भी स्टॉकिस्ट बन जाऊँ तो भी कमाई तो हो सकती है भाई। ना तो मुझे मांझे की कोई गारंटी देनी पड़ेगी, ना पतंग सीधी है टेढ़ी है वो बोलना पड़ेगा भाई। इसके इन्वेस्टमेंट को करके भी काम हो सकता है भाई। मेरी स्ट्रीम भी ये पतंग मांझे की लाइन की हो गई। धागा है, ये तो बंद पैकेट आएगा और बंद पैकेट बिक जाएगा। पर कुछ होता है ना कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक क्रेज़ होना चाहिए कि हाँ मुझे मांझे की जो फिनिशिंग है वो अच्छी चाहिए, वो कौन बना के देगा, वो कैसे आएगी, किस मटेरियल से आएगी, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप पूरे जयपुर में एक बार आप जाके पूछ लीजिए, अगर कोई नहीं माने कि मांझे की लाइन में काम कर रहा है तो मैं मान जाऊँ कि हाँ इन्होंने या तो मेरे बारे में गलत सुन रखा है या मेरे बारे में इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन है। अब जहाँ पे भी जिससे ही पूछेंगे जयपुर में, आपको सब बता देंगे कि यार इनके पास कलेक्शन भी अच्छा है और इनके जो खुद की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर किसी को डाउट है तो रूबरू आ जाए भाई। मांझे की अगर ताकत दिखानी है तो अपन फंसा के पेज लड़ाएंगे।
आप 10 में से 6 काट लीजिए, मैं मान जाऊँगा कि आपके धागे ने जो आपने बनवाया वो ज़्यादा 21 है। भाई एक नॉलेज को मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज तो इस लाइन से थे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो मैंने क्रिएट करा 11 साल में, कोई भी एक मांझा ले लीजिए, है ना, सिंपल सा, और जो आप क्रिएट कर रहे हो, अब यूँ नहीं हो कि आप किसी कारीगर जिसके दादा परदादा उसी काम में थे, आप उससे अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मांझा प्रिपेयर करिए ना। चेन्नई में यही चीज़ होती है, चेन्नई वाले धागा मंगाते हैं, मटेरियल मंगाते हैं, पर मांझा खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो एग्जैक्ट एक वो होता है ना, युद्ध का मैदान वो है कि दोनों अपनी अपनी स्किल्स उतार के लाए हैं और उससे आपका गेम होएगा। और वहाँ पे खैचा वैचा नहीं होता, वहाँ पे सीधे सीधे पेज लड़ते हैं। तो जिसके मांझे में जान होएगी, जिसकी पतंग में जान होएगी, मतलब पतंग बनाने का तंग का ऊपर नीचे का हेरफेर भी बहुत अच्छा रहता है, तो वो टूर्नामेंट होता है। अब हमारे यहाँ पे जो टूर्नामेंट है उसमें तो आप जैसे एक के पास इतना बढ़िया मांझा है कि वो अफोर्ड कर सकता है 3000 4000 तक का, एक थोड़ा सा ऐसा है कि जो 2-2,500 पे ही रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों के मटेरियल ही अलग हो गए। अपना अपना मांझा बना के भी एक बार आप ट्राई करके देखिए कि यार मैंने तो 11 साल में इस एक्सपीरियंस से ये मांझा तैयार करवाया। घिसाई मैं नहीं करता, पर मटेरियल और इस सब की नॉलेज दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कब कहाँ कैसे क्या चीज़ जाएगी। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं इम्पार्ट कि आप कुछ चीज़ें गेन कीजिए। कुछ एक धागे आजकल कॉटन के भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको मशीन से कोटिंग होके आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोग लगे हुए हैं ना कि अगर मशीन से भी तैयार हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी हाथ का जो काम होता है उसमें क्या होता है कि आप एक दर्जन नहीं बना सकते हो, और सीज़न में बंदा 1.5 से 2 बनाता है, तो पर उसके हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, पेनफुल रहता है उसकी लाइफ भी। पर जब ये मशीन से बनने लग जाएगा तो भी एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है, जिसमें ये होगा एक ही दिन में 80-90-100 दर्जन माल भी तैयार हो जाएगा। तो वो नॉलेज इम्पार्ट करके नई चीज़ें लाइए, नया इंटरेस्ट लाइए, और बारीक धागे को कितना अपन आगे ले जा सकते हैं, मोटे को नहीं, बारीक को, जिससे मेरा भी और आपका भी नुकसान ना हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे फैमिली मेम्बर से भी कभी कोई दिक्कत आ जाए, आपके भी आ सकती है, और आ ही रही है। दिल्ली में हमारे पिछले साल एक भाई की डेथ हो गई थी, इस साल एक बच्ची की डेथ होगी। तो जितने आप प्लास्टिक के मांझे को यूज़ करेंगे, जितना आप मजबूत से मजबूत मांझे को यूज़ करेंगे, पतंग के शौक़ को आप ख़त्म कर देंगे। और जो दुकानदार हैं भाई लोग हैं हमारे, जो प्लास्टिक बेचते थे या बेच रहे हैं, या जो धागा टूटता ही नहीं हाथ से, कॉटन के अलावा को जो लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस चीज़ करने से अगर ये बैन हो गया पूरा कम्प्लीटली, तो शौक़ तो गया ही गया। कम से कम 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं इससे, तो 2 लाख की रोज़ी रोटी भी चली जाएगी। वो बंदा क्या करेगा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ इसमें दे दी है। मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि आज जो मेरा सोर्स है वो यही तो है। पर अगर इस चीज़ को नहीं करेंगे, आज आप देखिए पूरा सीज़न निकल जाता है, पर कोई भी हमारे यहाँ पे चेकिंग के नाम पे नहीं आता, क्योंकि पूरे एरिया को, थाने को, सबको पता है कि यार ईमानदारी से पतले कॉटन धागे पे काम होता है। ये चीज़ डेवलप करिए ना। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई ऐसे सोर्स हैं, बट हाँ वो कभी भी आए पिछले 11 साल में, जब भी आए उन्होंने देखा कि नहीं कॉटन पे काम करता है, कॉटन पे काम करता है। तो ये चीज़ आप भी इम्प्लीमेंट कीजिए। क्यों हमें कोई इलीगल चीज़ को आगे बढ़ावा देना और उससे नुकसान पे नुकसान करना, क्योंकि वो डिकम्पोज भी नहीं हो पाता है। प्लास्टिक का धागा आप छोड़िए, महीने 2 महीने 3 महीने बाद भी वैसे ही मिलेगा। और मैदान पे आप जाके देखिए, 1 हफ्ते बाद भी अगर धूप और बारिश पड़ी तो वो धागा टूट ही जाता है। आपको हल्का सा लगेगा, टूट जाएगा, मतलब उससे आपको किसी को नुकसान नहीं होगा। और जो उसका मटेरियल है वो भी धूप में झड़ जाता है। भाई कॉटन नहीं होता है, कॉटन के ऊपर आप कुछ भी चढ़ा लो, सीमेंट को भी अगर कॉटन के ऊपर चढ़ा लो और धूप में रख दो तो 10-15 दिन में सीमेंट भी अलग हो जाता है। तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, और इन्फॉर्मेशन, बस इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको कि हम किसी का नुकसान ना करें लाइफ में। जो भी हो पॉजिटिवली साथ में लेके चलें, चाहे बंदा अच्छा हो चाहे ना हो, अपनी तरफ से कोशिश करें कि पॉजिटिविटी लाइफ में लाएं। क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आपके वर्क कल्चर में होगी ना, तो आपकी फैमिली में भी रहेगी। और वर्क कल्चर में आप नेगेटिव रहोगे, क्रिटिसाइज़ करोगे, या भेदभाव की भावना या जेलसी की भावना रखोगे, तो फिर आपकी फैमिली में भी वही चीज़ें जाएंगी। इस चीज़ को आप करके देखिए, और हो सके तो मेडिटेशन करिए, ये भावना भी ख़त्म हो जाएगी। मेडिटेट करोगे तो आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे, और अपने अंदर जो गलत चीज़ होगी आपको पहले हाईलाइट होएगी कि मैंने इसके लिए ये बुरा करा, उसके लिए ये बुरा करा। और नहीं होगी तो ऊपर वाला है, गिव एंड टेक, तो उनके पास भी हिसाब किताब है।
वो करेगा, तब पानी भी नहीं मिलेगा किसी को। ठीक है दोस्तों, ओके भैया। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसको अच्छी लगे वो सोचे समझे, किसी भी फील्ड में काम करना चाहे करे, पर इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, जुनून होना ज़रूरी है उस काम के प्रति। मन मार के किसी काम को नहीं कर सकते। पैसों के लिए काम करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, पैसा भी आ जाएगा तो फिर उससे खुशी नहीं मिलेगी। और पैसे फैमिली के पास भी, सबके पास भरपूर है।